Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। पिछले वीडियो में हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा था और आज की वीडियो में हम सॉल्यूशंस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इंडिया में हर एक गांव का सर्वे किया जाता है हर एक 10 साल के दौरान। ठीक है, 10 साल में एक बार ये होता है। ठीक है, लास्ट टाइम में 2011 में हुआ था और अगली बार 2021 में होने वाला है। तो हर 10 इयर्स में यहाँ पे सेंसस से सर्वे किया जाता है और डिटेल्स को नीचे जो फॉर्मेट दिया गया है उसी फॉर्मेट में फिल किया जाता है। तो पालमपुर की स्टोरी हमने पढ़ी इस चैप्टर में, तो वहाँ पे भी हमें उसी फॉर्मेट में जो जो हमने पढ़ा है उसको हमें इन सारे फॉर्मेट्स में भरना है। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या फॉर्मेट्स है। सबसे पहले हमें बताना है कि उसका लोकेशन कहाँ है, उसके आसपास कोई बड़ी शहर है, उसका नाम क्या है, ये सब चीज़ें। विलेज में टोटल कितना एरिया है, कितना लैंड यूज़ है, कितना इरिगेटेड लैंड है, वहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटीज़ क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या है, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने हेल्थ सेंटर्स हैं, मार्केट कैसा है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें हमें करनी है। तो शुरुआत करते हैं लोकेशन से। तो हमने पढ़ा था कि जो पालमपुर है वो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है इन द बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट। ओके, और विलेज का जो टोटल एरिया है दैट इज़ 226 हेक्टेयर्स। अब लैंड यूज़ देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि वहाँ पे 226 हेक्टेयर्स लैंड है, तो उनमें से जो 2 हेक्टेयर लैंड है वो इरिगेटेड है और वो लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है दैट इज़ 26 हेक्टेयर्स। यानी जो 200 हेक्टेयर्स है वो कल्टीवेशन के लिए है और बचा हुआ 26 कल्टीवेशन के अलावा जो भी काम है जैसे कि रोड, पॉन्ड्स, इन सब के लिए है। ठीक है, नाउ लेट्स सी फैसिलिटीज़। तो एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है। मेडिकल फैसिलिटीज़ में वहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। वहाँ पे 2 मार्केट मेन है, एक है रायगंज और दूसरा है शाहपुर। फिर अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई की बात करें तो ज़्यादातर घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही गांव में ट्यूबवेल्स और बाकी जो छोटे छोटे बिजनेस हैं वो सब चलते हैं। कम्युनिकेशन, वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स, यानी आसपास के जो भी विलेजेस या टाउन्स हैं उनसे अच्छा खासा कनेक्शन है इसका। ये रायगंज से 3 किलोमीटर दूर है। ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स इट टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू शाहपुर, यानी एक रोड है जो सबसे पहले से रायगंज से कवर करवाता है और उसके बाद शाहपुर से कनेक्ट करता है। Many kinds of transport like बलक कार्ट, टोंगास, बोगीज, मोटरसाइकिल, जीप, यानी बहुत तरह की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी हैं जैसे कि ये सारी। फिर है नियरेस्ट टाउन, यानी इसके पास में कौन सा बड़ा टाउन है, तो इसके पास में है शाहपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Modern farming methods require more inputs which are manufactured in industry, यानी जो भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स होते हैं उनमें ज़्यादा इनपुट्स लगते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। तो क्या ये बात सही है? ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ रिलेटिवली लो यील्डिंग सीड्स विच रिक्वायर लेस वाटर फॉर इरीगेशन, यानी जो भी ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं उनमें जो सीड्स यूज़ किए जाते हैं वो लो यील्डिंग वाले होते हैं, यानी जो प्रोडक्ट होता है वो काफ़ी कम होता है और इसी वजह से इरीगेशन के लिए जो पानी लगता है वो भी कम लगता है। फार्मर्स फॉलोइंग द ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ काउ डंक, यानी जो भी ट्रेडिशनल मेथड को फार्मर्स फॉलो करते हैं वो काउ डंक यूज़ करते हैं। ठीक है, और दूसरे नेचुरल फर्टिलाइजर्स या मैन्यूर यूज़ किया करते हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स आर रेडीली अवेलेबल विद द फार्मर्स, अब ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो तो बेसिक एलिमेंट्स हैं, इसीलिए ये उन्हें पहले ही घर में मिल जाते हैं और इसीलिए वो इंडस्ट्रियल आउटपुट पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। लो यील्डिंग सीड्स तो उन्हें के अपने घर में ही मिल जाते हैं, कम वाटर लग रहा है तो उसका भी इंतज़ाम हो जाता है, काउ डंक तो उनके पास होता ही है, तो इस तरह से वो अपने आप ही अपना छोटा मोटा काम कर लेते हैं। Modern farming methods, on the other hand, involve the use of high-yielding variety of seeds, यानी जो मॉडर्न होते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स उसमें HYV सीड्स का यूज़ किया जाता है। आपने पढ़ा होगा हाई यील्डिंग वैरायटी,
जिससे प्रोडक्ट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब ये जो सीड्स है उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स लगते हैं, पेस्टिसाइड्स लगते हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स भी लगते हैं जैसे कि ट्रैक्टर, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें। और ये सारी एलिमेंट्स जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उसमें ज़्यादा इंडस्ट्रियल आउटपुट्स का इस्तेमाल होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प द फार्मर्स इन पालमपुर? यानी पालमपुर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस तरह से फार्मर्स के काम आ रही है। तो जो ये स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इससे इरिगेशन का सिस्टम जो है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। पर्शियन व्हील्स आ चुकी हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स होते हैं, क्योंकि पहले जो फार्मर्स होते थे जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो वो पूरी तरह से इरिगेशन के लिए रेनफॉल पे डिपेंडेंट होते थे। अब रेनफॉल तो होती नहीं है, किसी महीने में आऊँगी, इतना आऊँगी, इसका कोई फिक्स्ड नहीं है। इसी वजह से जब ये पर्शियन व्हील्स आई हैं, इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स आए हैं, तो फिर इरिगेशन के लिए उन्हें रेनफॉल पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। By mid-1970, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. यानी अगर हम 1970 के मिड टाइम की बात करें तो उस वक्त तक जो पूरा एरिया था वो 200 हेक्टेयर्स का कल्टिवेटेबल लैंड वो जो था वो पूरी तरह से इरिगेट हो चुका था। अब ये जो इम्प्रूवमेंट हुई, क्या इम्प्रूवमेंट हुई कि पहले वो रेनफॉल पे डिपेंड होते थे और फिर बाद में इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इस वजह से फार्मर्स जो थे वो एक साल में 3 अलग अलग क्रॉप्स उगाने लगे। अब 3 अलग अलग क्रॉप्स उगाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा आउटपुट भी होगा और आउटपुट होगा तो नन अदर देन प्रॉफिट होगा। तो कैसे ना कैसे इन्हें फ़ायदा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी से। नेक्स्ट, इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज़ द एरिया अंडर इरीगेशन? ये ज़रूरी है कि हम इरिगेशन के अंदर जो एरिया जो है उसको इंक्रीज़ करें। तो मॉनसून जो होते हैं उनका नेचर जो होता है वो एरेटिक और वेरिएबल होता है, यानी कभी इस महीने में होते हैं, अगले साल दूसरे महीने में होते हैं। तो फार्मर्स जो होते हैं वो पूरी तरह से रेन पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द कल्टिवेटेबल लैंड इन इंडिया इज़ नॉट वेल irrigated and is dependent entirely upon rains। यानी इंडिया का जो कल्टिवेटेबल लैंड है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो पूरी तरह से इरिगेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से एंटायरली जो है वो रेंस पे डिपेंडेंट है। और अगर रेंस लेट हुई या फिर कम अमाउंट में हुई तो फार्मर्स का लॉस हो जाता है, ठीक है। और ज़्यादातर ये लॉस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल फार्मर्स का होता है, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स सोचते हैं कि बारिश से ही काम चलाते हैं, क्यों बेमतलब में पैसे दें, ठीक है। तो इसी वजह से उनका घाटा हो जाता है। फेलियर ऑफ रेन मीन्स फेलियर ऑफ क्रॉप्स, यानी अगर बारिश नहीं हुई तो आपके क्रॉप्स बर्बाद हो जाएंगे। आपने जो भी मेहनत की है, जो भी रिसोर्सेज लगाए हैं, आपने कर्जा लेके सीड्स खरीदे हैं, सब जो है बर्बाद हो जाएगा। इसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा जो पूरा देश है वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ में एकदम आगे बढ़ जाए, एक प्रोटेक्टिव सील्ड के अंदर ब्रॉड किया जाए। अ वेल इरिगेटेड लैंड प्रोड्यूसेस ग्रेटर आउटपुट, यानी अगर हम ज़मीन को अच्छे से इरिगेट करेंगे तो जो आउटपुट है वो भी अच्छा होगा। द कॉन्स्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी टू द फार्मर, यानी अगर वाटर की कांस्टेंट अवेलेबिलिटी होते लगी तो फिर फार्मर जो है उसके अंदर एक स्टेबिलिटी का सेंस भी आएगा और इससे उसे इंकरेज होगा। अगर मान लीजिए मॉडर्न मेथड्स यूज़ करने से आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर आप मॉडर्न मेथड्स को ज़्यादा यूज़ करोगे। तो इस तरह से फार्मर्स को इंकरेजमेंट भी मिलेगा कि वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ करें और उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो भी मैक्सिमाइज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग द 450 फैमिलीज ऑफ पालमपुर, यानी हमें बताना है कि पालमपुर में जो 450 फैमिलीज़ थी उसमें लैंड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर वाला जो एक क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें हमने पढ़ा था कि टोटल एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन इज़ 200 हेक्टेयर्स। टोटल तो वैसे 226 है, पर जो कल्टीवेटेबल है दैट इज़ 200 हेक्टेयर्स, ठीक है। तो देख लेते हैं किस तरह से डिवीज़न है। सबसे पहले जो 150 फैमिलीज़ हैं उनको 33% लैंड मिला है। फिर जो बाकी की 240 फैमिलीज़ हैं इनको 2 हेक्टेयर से कम लैंड मिला है, पर हाँ इन्हें 54% लैंड मिला है।
फिर बाकी की जो 60 फैमिलीज़ हैं इन्हें 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड मिला है, दैट इज़ द 13%. Next question. Why are the wages for farm laborers in पालमपुर less than minimum wages? यानी जो पालमपुर के फार्म लेबरर्स हैं उनकी जो वेजेस है वो मिनिमम वेजेस से कम क्यों है? ठीक है, तो फिर देख लेते हैं. गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेज फिक्स की है दैट इज़ 60 रुपीज़ पर डे, पर जो पालमपुर के फार्म लेबरर्स हैं उन्हें बहुत ही कम मिलता है. मैक्सिमम 35 से 40 रुपये उन्हें प्रतिदिन मिलता है. ऐसा इसीलिए है क्योंकि गांव में कंपटीशन बहुत है. ठीक है, जहाँ पे 3 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे 6 लोग काम कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है कि वेज जो है वो अपने आप कम होगी क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. ठीक है, ये जानते हैं कि सप्लाई हमने डिमांड से ज़्यादा कर दिया है. अगर डिमांड 100 की है तो हमने सप्लाई 150 कर दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे सप्लाई का अमाउंट बहुत ज़्यादा है. इसी वजह से लोग जो है वो खुद आते हैं और मान जाते हैं कि हमें कम से कम पैसों में भी आप नौकरी दे दीजिए. ठीक है, एंड द लार्ज फार्मर्स टू एक्सप्लॉइट दिस कंडीशन. अब जो लार्ज फार्मर्स है वो तो इसकी और कंडीशन को ख़राब कर देते हैं, वो सप्लाई को और बढ़ाते रहते हैं ताकि जो लेबरर्स हैं वो कम वेजेस पे काम करें और उनका फ़ायदा हो. The use of modern agricultural implements like tractors, threshers and harvesters also reduce the amount of agricultural labor required. यानी अगर हम मॉडर्न मेथड्स को यूज़ करें तो उसमें भी लेबर की कम होती है. तो आजकल अगर हम देख रहे हैं साइंस की तरफ, तो साइंस में मशीन्स बढ़ाई जा रही है ताकि मैन जो है उसको काम करना पड़े. तो यहाँ पे भी अगर मॉडर्न मेथड्स को बढ़ाया जाएगा तो जो फार्म लेबरर्स हैं उनका नंबर तो कम ही होगा. ठीक है, वही चीज़ है यहाँ. This further intensifies the competition among the laborers looking for jobs. और इसी वजह से जो लेबरर्स हैं उनके बीच जो कंपटीशन है वो बढ़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको अपने जगह में 2 लेबरर से बात करनी है. आपको पूछना है कि वो कौन से कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या काम करते हैं, कितनी वेजेस मिलती हैं, कैश में काम पेमेंट मिलती है या किसी और तरीके से, रेगुलरली काम करते हैं या नहीं, कर्जे में है या नहीं. तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं. Next, describe the work of a farmer with 1 hectare of land. यानी हमें बताना है कि अगर एक फार्मर के पास 1 हेक्टेयर लैंड है तो वो किस तरह से अपना काम करेगा. The situation of a farmer with 1 hectare of land is truly problematic. यानी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली है क्योंकि लैंड एरिया जो है वो काफ़ी कम है और इसी वजह से कल्टीवेशन भी कम करेगा तो आउटपुट जो है वो भी काफ़ी कम मिलेगा और जो प्रोड्यूस होगा वो बस इतना ही होगा कि उसकी फैमिली जो है उसका गुजर बसर चल जाए, यानी फैमिली खा पी ले, बस इतना ही होगा. इतना नहीं होगा कि वो बाहर जाके बेचे. To begin work on his farm, he needs to buy seeds. अगर उसको अपने फार्म में काम शुरू करना है तो उसे सीड्स और फर्टिलाइज़र्स खरीदने पड़ेंगे. इसके लिए उसे पैसे चाहिए. तो अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो क्या करेगा, वो बड़े बड़े फार्मर्स, ट्रेडर्स या मनी लेंडर्स के पास जाएगा कि वो थोड़ा सा लोन दे दे. अब ये लोग भी उतने अच्छे नहीं होते, उतने शरीफ नहीं होते. ये भी बड़े हाई इंटरेस्ट पे लोन देते हैं. ठीक है, क्योंकि ये जानते हैं कि उन्हें तो चाहिए ही, तो उनकी ज़रूरत का फ़ायदा उठाते हैं, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और हाई इंटरेस्ट पे लोन देते हैं. और फिर जो फार्मर है वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ फील्ड पे काम करता है, वो लेबरर्स नहीं रखता. ठीक है, वो फैमिली मेम्बर्स के साथ ही काम करता है. Even after all their efforts of plowing and sowing seeds, the output depends upon the availability of or non-availability of water for irrigation. भले ही वो कितनी भी मेहनत करे, कितना भी प्लॉ करे, कितना भी सीड सो करे, पर जो आउटपुट है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इरिगेशन अच्छे से अवेलेबल हुआ है या फिर अवेलेबल नहीं हुआ है. अगर इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो आउटपुट जो है वो काफ़ी कम होगा. क्योंकि आउटपुट जो है, अगर हम इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है तो आउटपुट पूरी तरह से रेनफॉल पे डिपेंडेंट है और रेनफॉल तो अनसर्टेन है, कभी भी हो सकती है और इसी वजह से आउटपुट जो होगा वो लो होगा. Hence, in order to make ends meet and to repay his loans, he and his family members have to work as farm laborers. अब इससे जो पैसा आएगा, जो भी अनाज आएगा, वो तो सिर्फ और सिर्फ उसके फैमिली के खाने लायक है, पर उसने जो कर्ज लिया था उसको भी तो रीपे करना है. इसी वजह से वो और उसके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो फार्म लेबरर्स के रूप में बड़े बड़े फार्मर्स के यहाँ काम करेंगे. After harvest, there is little or no surplus left.
as almost all the produce is either used for his needs or for repaying his lenders। यानी हार्वेस्ट पूरी कटाई हो जाने के बाद, सब बेच देने के पास उसके पास कुछ पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि जो भी पैसा आएगा या तो अपनी फैमिली की नीड्स पूरी कर देगा या फिर जिससे कर्ज लिया है उसे दे देगा। द लैक ऑफ सेविंग्स प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम अडॉप्टिंग बेटर फैमिली प्रैक्टिसेस। अब ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी सेविंग्स का लैक है, उसको अपने हाउस की कंडीशंस को ठीक करना चाहिए, उसके पास कोई भी वर्किंग कैपिटल नहीं बचा है और इसकी सिचुएशन जो है वो एंड ऑफ डे तक सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है, 0 रुपीज़। इतनी मेहनत करने के बाद अगर उसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, नो प्रॉफिट, तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ डूइंग दैट। ठीक है, तो ये जो है विशियस सर्कल रहता है। विशियस सर्कल का मतलब हालात ऐसे ही चलते रहेंगे। इस साल उसने कर्ज लिया, फिर जो पैसे हैं उससे कर्ज चुका दिया तो उसके पास तो पैसे बचे नहीं, अगले साल वो फिर से कर्ज लेगा, जो हार्वेस्ट होगा उससे फिर से कर्जे चुकाएगा। तो इस तरह से ये एक विशियस साइकिल चलता रहेगा। नेक्स्ट, हाउ डू मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग। यानी जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं उन्हें कैसे कैपिटल मिलता है फार्मिंग करने के लिए, और ये जो है वो स्मॉल फार्मर्स से डिफरेंट कैसे है। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स रिटेन अ पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस एंड सेल द सरप्लस इन द मार्केट। यानी ये जो फार्मर्स होते हैं अपने प्रोड्यूस को बेच देते हैं मार्केट में, और जिससे इन्हें कैपिटल मिलता है फार्मिंग का। ज़्यादातर जो लोग होते हैं जिनको ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो जो उन्होंने अर्निंग्स कमाई है वो छोटे छोटे फार्मर्स को लोन्स दे देते हैं और हाई इंटरेस्ट लगा देते हैं ताकि बाद में उनका ज़्यादा फ़ायदा हो। और कुछ लोग जो होते हैं, कुछ फार्मर्स जो होते हैं, वो उन पैसे को बचा के रख लेते हैं ताकि अगले एग्रीकल्चरल सीजन में काम आ जाए बीज के लिए। ठीक है, द सिचुएशन ऑफ स्मॉल फार्मर्स इज़ स्टिल, यानी जो छोटे फार्मर्स की सिचुएशन है वो थोड़ी सी परेशान करने वाली है। वो एग्रीकल्चर में जब सीज़न में स्टार्ट करते हैं तब भी उनके पास कोई कैपिटल नहीं होता, और जब सीज़न ख़त्म होने वाला होता है तब भी उनके पास कुछ नहीं होता या फिर काफ़ी कम होता है। ऐसा इसलिए होता है कि शुरू में उन्होंने लोन लिया और हाई इंटरेस्ट पे चुकाने की वजह से उनका प्रोडक्शन तो पहले से कम है, अब हाई इंटरेस्ट चुकाएंगे तो कुछ पैसे तो बचते नहीं हैं, इसीलिए उनके पास नो सेविंग्स है। Let's see our next question. On what terms did Savita get a loan from Tejpal Singh? Would Savita's condition be different if she could get a loan from the bank at a low rate of interest? यानी किस तरह से सविता ने तेजपाल सिंह से लोन लिया, और अगर वो ये लोन बैंक से लेती तो क्या उसको कुछ फ़ायदा होता। तो सविता जो थी उसको पैसे चाहिए थे सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइज़र्स खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए, इरिगेशन के लिए, वाटर के लिए, और उसको साथ ही साथ पैसे इसलिए भी चाहिए थे ताकि वो अपने फार्म जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी रिपेयर करवा सके। इसी वजह से उसने डिसाइड किया कि वो एक बड़े फार्मर तेजपाल सिंह से पैसे लेगी। तो तेजपाल सिंह मान गया कि हाँ भाई, मैं तुम्हें 3,000 रुपये का लोन दूंगा, पर 4 महीने पे जो मेरा इंटरेस्ट रेट है वो होगा 24%। वो मान जाती है, पर वो जानती है कि उसकी जो कमाई है, दैट इज़ इनकम जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ 35 रुपीज़ पर डे है। वो जानती है कि वो ये लोन नहीं चुका पाएगी, फिर भी वो इन टफ़ कंडीशंस में भी मान जाती है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। If she could get a loan from a bank, then her situation would definitely have been different. तो अगर वो बैंक से लोन लेती तो उसकी सिचुएशन एकदम अलग होती। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जो इंटरेस्ट मिलता वो काफ़ी कम होता, और दूसरा ये होता कि वो पूरी तरह से अपने फार्म पे अटेंशन डाल पाती, फोकस कर पाती। शी वुड ऑल्सो have been able to devote more time to the needs of her family members, और अपनी फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरतें पूरी कर पाती, अपने बच्चों की भी ज़रूरतें पूरी कर पाती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने एरिया के कुछ लोगों से बात कीजिए जो थोड़े पुराने थोड़े बूढ़े हो, और उनसे पूछिए कि पहले टाइम के इरिगेशन और आज के इरिगेशन में पिछले 30 सालों में क्या डिफरेंस आया है। फिर आपको एक और क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि आपके एरिया में कौन कौन सी नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है कि नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन को एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो 3 चीज़ें की जा सकती है।
हम जानते हैं कि जो विलेजेस होते हैं वहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटीज़ का नंबर ज़्यादा होता है, जबकि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ का नंबर काफ़ी लेस हो रहा है। तो उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो कुछ स्कीम्स लागू कर सकती है, जिसमें वो लैंडलेस लेबरर्स या फिर स्मॉल फार्मर्स को वो सस्ते इंटरेस्ट पे लोन दे दे, ताकि वो अपने छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट कर सके। इन एडिशन टू फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी फाइनेंशियली तो मदद करे ही, द गवर्नमेंट शुड सेट अप रूरल वर्कशॉप, यानी उसको छोटे छोटे रूरल वर्कशॉप भी स्टार्ट करने चाहिए, ताकि जो विलेजर्स हैं वो अपने स्किल्स को शो कर सके। और साथ ही साथ गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना चाहिए रूरल पार्ट्स का, क्योंकि अगर रूरल पार्ट्स में कोई बड़ी सी इंडस्ट्री बन गई तो वहाँ पे क्या होगा, इंडस्ट्री में जॉब के लिए चाहिए, तो ज़्यादा लोग यहाँ पे जब जॉब के लिए आएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर से ये भी एक फ़ायदा होगा। So in this ways we have completed all the questions. Wish you like the video. Thanks for watching the video. Thank you.